Hi everyone, welcome to the part 5 of Polity PYQ analysis series that is ongoing on this channel. So what we do is basically discuss the prelims previous year questions of polity subject. हमने polity के subject को total 11 themes में divide कर लिया है and theme wise PYQs डिस्कस कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे जुडिशरी एक थीम हो गई, तो जुडिशरी से रिलेटेड पिछले 10 सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीलिम्स में वो सारे एक जगह इकट्ठे डिस्कस कर रहे हैं और बार बार उसमें जो रेपिटेशंस हैं, टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं जुडिशरी के अंदर ही, वो लिस्ट डाउन कर लेते हैं ताकि हम उन थीम्स पे एक्स्ट्रा फोकस, एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन और ध्यान से पढ़ पाएँ, उन टॉपिक्स को ही बार बार रिवाइज करें बिकॉज उनके प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग इन पेपर ज़्यादा है. Right, so in this particular video we are going to discuss the previous year questions of theme 5, which is fundamental rights, fundamental duties and DPSP. So पिछले 10 सालों में इस पर्टिकुलर थीम से टोटल 29 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो अगर थोड़ा सा ऑन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए हर साल 3 क्वेश्चन तो इस थीम से आएंगे ही आएंगे अप्रॉक्सीमेटली. ऑलराइट, सो इस पर्टिकुलर थीम में भी कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो टॉपिक्स जिनसे इस पर्टिकुलर थीम में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो देख लेते हैं. सबसे पहला है आर्टिकल 50. व्हाट इज आर्टिकल 50? सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी. राइट, डीपीएसपी है हमारी ये. सो इससे बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी आप देखेंगे आगे. आर्टिकल 21 विच इज़ राइट टू लाइफ. ऑल राइट. आर्टिकल 32 रिट्स. आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी. देन राइट टू प्रॉपर्टी. कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का जो इशू है वो टॉपिक जो हमारे डीपीएसपी के अंदर आता है. देन आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट अगेन फ्रॉम डीपीएसपी. सो ये पर्टिकुलर जो 7 टॉपिक्स हैं वो इस थीम में सबसे ज़्यादा रिपीटेड हैं. इस थीम में भी इन पर्टिकुलर टॉपिक से ही क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज़्यादा. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस. सो 2025 में इस थीम से एक क्वेश्चन आया बस. लेट अस सी दैट. इट सेज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक कॉलम में है और स्टेटेड अंडर. तो प्रोविजन दे रखा है और किसके अंदर स्टेटेड है. सो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ स्टेट किससे मैच कर रखा है? डीपीएसपी से. तो ये तो सही है, हमें पता है आर्टिकल 50 स्टेट्स इट. देन सेकेंड इज वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज ऑफ आर कॉम्पोजिट कल्चर. ये फंडामेंटल ड्यूटी से मैच कर रखा है, ये भी सही है. Then prohibition of employment of children below the age of 14 years in factories. Now this is fundamental rights. Which fundamental right? You are going to tell me in the comment section. So ये तीनों ही options correct, तीनों ही pairs correctly matched है. So answer will be all the three. यही पूछा ना, how many of the above pairs are correctly matched. So this is a very easy question. Fundamental rights, fundamental duties और DPSP ये सब tips पे होना चाहिए, याद होना चाहिए, अच्छे से कंसेप्ट पता होना चाहिए, कौन कौन से पार्ट के अंदर ये पर्टिकुलर टॉपिक्स आते हैं ये भी पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में. नाउ इन 2024 2 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थीम. इट्स सो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस राइट टू प्रिवेसी. सो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्रिवेसी को किस पर्टिकुलर आर्टिकल में प्लेस किया है? विच इज़ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. इसके अंदर ही आपकी राइट टू प्रिवेसी आती है. दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 21 यूपीएससी का फेवरेट है, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए. देन second question which has been asked in this year from this particular theme. Writ of prohibition is an order issued by Supreme Court और High Court too. ये क्वेश्चन शायद हमने जुडिशरी में भी लिया था, ठीक है. तो रिट हमारा आर्टिकल 32 के अंदर कवर होती है. सो रिट ऑफ प्रोहिबिशन नाम से ही पता लग रहा है हमें यहाँ, द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ केस. नाउ सारी रिट्स 5 रिट्स हैं टोटल आर्टिकल 32 में, वो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए बिकॉज यूपीएससी का ही फेवरेट थीम है. और अगर हम फेवरेट थीम को ही इग्नोर करके जा रहे हैं तो प्रीलिम्स कैसे क्लियर होगा? बिकॉज जो सीरियस एस्पिरेंट्स है ना वो ये क्वेश्चंस कभी गलत नहीं कर आएंगे. तो ये क्वेश्चन हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, स्किप करना या गलत करना. आना चाहिए और सही होना चाहिए, ठीक है. आगे चलते हैं. 2023 में इस पर्टिकुलर थीम से 2 क्वेश्चन आए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन लेट अस रीड. इन अ सेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन? सिंपल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? आर्टिकल 14 के अंदर कवर्ड है, ठीक है. तो इट सेज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस,
प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, अब देखो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, तो ये तो इसका नहीं है आंसर. देन फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ. सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन अ सेंस मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. मतलब लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से, मतलब नेचुरल जस्टिस कर कर हम किसी के साथ कैसे फेयरनेस कर सकते हैं, दैट इज वॉट इज मेंट बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. ठीक है, जो सबसे ब्रॉड और सबसे रिलेवेंट है ना, जो आपकी ये वाली टर्म समझा रहा है, वो आपका ऑप्शन आंसर होगा. देन सेकेंड क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन दिस ईयर. Consider the following statements. Statement 1. The Supreme Court of India has held in some judgments that the reservation policy made under Article 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration. अब चाहे आपको ना पता हो आर्टिकल 335 क्या होता है, मोस्टली नहीं पता होगा किसी को भी, तो भी डरना नहीं है, तब भी आप ये अटैम्प्ट कर सकते हो. ये स्टेटमेंट को लॉजिकली सोचो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कुछ अपनी जजमेंट्स में कि जो आर्टिकल 16 जो रिजर्वेशन के बारे में बताता है वो लिमिटेड है बाय आर्टिकल 335. क्यों? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अब हमें पता है रिजर्वेशन कॉन्ट्ररी है, कॉन्ट्राडिक्टरी है किसके? मेरिट के. और एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेरिट को ही प्रमोट करता है, मेरिट एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट करता है. तो अगर रिजर्वेशन is limited by some of the provisions of Article 335 for maintenance of efficiency. तो ये सही बात है, इसमें गलत क्या है? कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जहाँ पे हम रिजर्वेशन नहीं लेकर आ सकते. क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरिट चाहिए, वहाँ पे हमें एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को प्रायोरिटी देनी है. तो अगर कुछ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की ऐसा कह रही हैं तो इसमें गलत क्या है? दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. देन स्टेटमेंट 2 says Article 335 of Constitution of India defines the term efficiency of administration. Now this is where you can guess that it is wrong because Constitution बहुत कम चीज़ें डिफाइन करता है, और किसी चीज़ की एफिशिएंसी डिफाइन करना तो Constitution क्या हम भी नहीं कर सकते. आप क्या किन टर्म्स किन बेसिस पे एफिशिएंसी डिफाइन करोगे? बहुत एब्स्ट्रैक्ट टर्म है. सो दिस इज़ रॉन्ग. किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी को डिफाइन करना इज़ वेरी टफ, राइट? सो क्लियरली योर आंसर इज ऑप्शन सी. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट. Now in 2022, only one question has been asked from this particular topic. It says, with reference to writs issued, again on writs. See, writs बहुत ज़्यादा important है. फिर से writs पे question आ गया. With reference to writs issued by courts of India, consider the following statements. Mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with the public duty. Mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. ये गलत हो गया. गवर्नमेंट कंपनी के अगेंस्ट मैंडेमस हो सकता है, तो यहाँ से ये जैसे ही गलत हमें पता लगा तो टाइम आंसर 1 and 3 आ जाएगा. ठीक है. एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पिटिशनर टू मूव टू द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ quo warranto. दिस इज करेक्ट. सो आंसर इज 1 and 3. ये सेम क्वेश्चन हम जुडिशरी में भी डिस्कस कर चुके हैं. पाँचों रिट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. ठीक है. देन इन 2021 5 questions have been asked from this particular theme. So let us see the first question. It says, consider the following statements in respect of Bharat Ratna and Padma awards. Number 1, Bharat Ratna and Padma awards are titles under Article 18(1) of Constitution of India. What is Article 18(1)? तो Article 18(1) deals with abolition of titles. अब यहाँ पे कुछ exceptions हैं, जैसे military titles, academic titles, these are exempted, like these can be granted, right? But जो आपके पद्मा awards और भारत रत्न है, ये सिविलियन ऑनर्स के अंदर आते हैं. सो दिस इज़ रॉन्ग. वो आर्टिकल 18(1) के अंदर जो टाइटल्स हैं वहाँ इंक्लूडेड नहीं है. सो दिस इज़ रॉन्ग. सेकेंड स्टेटमेंट सेज पद्मा अवार्ड्स विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस. ना हेयर ना जहाँ पे भी न्यूमेरिक नंबर से डील कर रहे हैं हम, और न्यूमेरिक नंबर मोस्टली जो आपका आई विल सिंगल डिजिट नंबर है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, जो 1 से 9 के बीच में आ रहा है, वो यूपीएससी वहाँ पे फैक्ट फ्लिप कर देता है, वो न्यूमेरिक वैल्यू चेंज कर देता है. सो दिस इज इनकरेक्ट. नॉट वंस, थ्राइस. ओके. द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर. अगेन अ नंबर. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. आंसर इज 3 टू अ पर्टिकुलर ईयर. ठीक है. 3 से ज़्यादा नहीं दे सकते. 3 restricted to a maximum of 3 in a particular year. 3 से ज़्यादा नहीं दे सकते. ठीक है. सो आंसर विल बी 1 2 3. ऑल आर इनकरेक्ट. ये भी देखो नॉट करेक्ट पूछा है, ये मिस नहीं करना है. ठीक है. सो आंसर इज 1 2 1 3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द पोजिशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट. राइट टू प्रॉपर्टी हमने ऊपर भी लिखा है, बार बार रिपीट हुआ है, अभी आप आगे देखोगे. सो इट्स अ लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन. देखो ये यहाँ पे बहुत
क्लियर होनी चाहिए, आपका कंसेप्ट बहुत ध्यान से पढ़ा होना चाहिए, वरना आप ना लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली लगा के आ जाओगे। नहीं, टू एनी पर्सन इट इज़ अवेलेबल, राइट। फंडामेंटल राइट तो है ही नहीं है, तो ये ऑप्शन 3 तो चला जाएगा। ये तो हमें पता है 44th अमेंडमेंट के बाद दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, नीदर अ फंडामेंटल राइट नॉर अ लीगल राइट, नो इट्स अ लीगल राइट, इट्स देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आपके पास कुछ इसमें लीगैलिटी और बाय लॉ आपके पास पावर्स ग्रांटेड है, बट इट्स अ नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट्स अ लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट। सो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर रिलेटेड, ये पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल में आ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यू आर गोइंग टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिपीटेड क्वेश्चन, अभी देखा है हमने 1 साल पहले या 2 साल पहले सेम क्वेश्चन आया है, आर्टिकल 21 इज द आंसर। सो आप देख लो कितना इंपॉर्टेंट है ये पता होना, बस आपने PYQ पढ़े होंगे तो ही आपको सीधा दिमाग में आंसर क्लिक कर जाएगा आर्टिकल 21, सिर्फ PYQs पता होना चाहिए कि ये आ रखा है पिछले साल भी, राइट। देन a legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following article of Constitution of India? आर्टिकल्स के नाम देखते हैं और बताना मुझे कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आ जाता है, आर्टिकल 32 रिलेटेड टू रिट्स, राइट। आर्टिकल 44 तो फंडामेंटल राइट है ही नहीं, इट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, इट्स अ DPSP। सो दूर दूर तक ये तीनों ऑप्शंस 28, 32 और 44 इसके साथ डील नहीं कर रहे हैं। सबसे क्लोज क्या है, राइट टू इक्वालिटी, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ की बात हो रही है, वहाँ पे राइट टू इक्वालिटी आ जाता है, तो आंसर इस ऑप्शन है आर्टिकल 14। ठीक है, सो UPSC ऑप्शंस भी हमारे फेवर में ही फ्रेम कर रहे हैं, बहुत दूर दूर हैं, ये आपस में बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, चारों बहुत अलग हैं, तो कोई एक आंसर आपको अपने आप अच्छे से पढ़ा होगा तो दिख जाएगा। ठीक है, 2020 पे आ गए, टोटल 5 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द ईयर 2020 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थीम। लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 1। इट सेज विद रेफरेंस टू प्रोविजन कंटेन्ड इन द पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नंबर 1, दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स। पार्ट 4 मतलब DPSP। ठीक है, दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स। नंबर 2, दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। अब अगर ऑप्शंस में, अगर यहाँ ऑप्शंस में कोई भी स्टेटमेंट में 1 और 2 लिखा है वो तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, बट 1 और 2 तो है ही नहीं कहीं भी। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक ही सही है, अब या तो 1 सही है या 2 सही है। अब पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स है, दोज आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, बट पार्ट 4 DPSP आर नॉट, तो आपका सेकेंड सही है, फर्स्ट गलत है। तो जिसमें ऑप्शन में 1 आ रहा है वो हटा दो, तो आंसर या तो B होगा या D होगा। अब थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। बिल्कुल सही, DPSP का रोल यही है, टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग। ऑल राइट, सो आंसर इज 2 and 3, D. Next question, which part of the Constitution of India declares the ideal of welfare state? ये DPSP का, जहाँ भी DPSP आ जाता है कंसर्न, आपका आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट दिमाग में आ जाना चाहिए। ये पार्ट 4 का मेन कोर प्रिंसिपल है, DPSP का कोर आइडिया ही यही है कि आइडिया ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन A, DPSP। ये बहुत स्टैटिक और बेसिक नॉलेज है जो पता होनी चाहिए, यहाँ पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते इन क्वेश्चंस को गलत करना। अगर इन क्वेश्चंस को हम गलत कर रहे हैं हम लोग रेस से बाहर हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट, other than fundamental rights, which one of the following parts of Constitution of India reflects the principle of provisions of Universal Declaration of Human Rights? Preamble, DPSP, fundamental duties। अब बताओ इन तीनों में से आप किस एक को हटाओगे और किस बेसिस पे हटाओगे कि वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है? तीनों कर रहे हैं। आप पेपर में ना एक चीज़ याद रख लेना, अगर आप कोई ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो कि यार ये प्रियम्बल नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा, आपके पास अपने लिए रीज़न होना चाहिए, ताकि पेपर एग्जाम हॉल से बाहर आके आपको ये ना लगे यार मैंने क्यों कर दिया, वो क्यों एलिमिनेट किया, क्यों उसको करेक्ट किया, वो सारे रीजंस आपके पास होने चाहिए बस। अब चाहे वो सही हो गलत हो, बट अपने आप को एक लॉजिक देकर आना है पेपर में कि मैं ये इसलिए गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ।
ऐसे ब्लाइंडली कुछ भी नहीं करके आ जाना। तो इसमें से आप किसको हटाओगे? प्रियम्बल को हटाओगे, डीपीएसपी को हटाओगे, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हटाओगे? तीनों ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर किसी एक को हटाओगे तो क्या रीज़न है? कोई रीज़न नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन 1, 2, 3। तीनों के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो ओवरलैप कर रही हैं आपस में, राइट? नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4 which has been asked in this year. Which one of the following categories of fundamental rights incorporates protection against untouchability as form of discrimination? Untouchability, abolition of untouchability, it is dealt under Article 17 of Constitution of India और Article 14 to 18 right to ओके देख नहीं रहा, Article 14 to 18 deals with right to equality. तो इसके अंदर ही आता है, तो आंसर इज ऑप्शन डी, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है। 5th क्वेश्चन of this year. In India, separation of judiciary from the executive is enjoined by. यही क्वेश्चन 2025 में आया है एग्जैक्ट, राइट? डीपीएसपी मैच द फॉलोइंग जो हमने किया था उसमें था ना ये, सो आंसर इज डीपीएसपी। आर्टिकल 50 repeated 2019, one question, only one question has been asked from this particular theme. It says, which article of Constitution of India safeguards one rights to marry a person of one's choice? Article 21, favorite of UPSC, Article 21, right to privacy, right to marry by one's own choice. बेसिकली जो भी लिबर्टी की बात हो रही है जहाँ पे, वो आर्टिकल 21 के अंदर आ जाता है। सबसे ब्रॉड आर्टिकल है राइट टू लाइफ। ठीक है। सो अगेन आपने अभी देखा कितने भी ऐसे क्वेश्चंस थे वाले आर्टिकल्स वाले, यूजुअली आंसर आर्टिकल 21 था मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये यूपीएससी का फेवरेट है। 2018 में 2 questions have been asked from this particular theme. Let us read the first question. It says, consider the following statements. As per Right to Education Act, to be eligible for appointment as teacher in a state, a person would be required to possess the minimum qualification laid by the concerned State Council of Teacher Education. Now here it's not states, it's National Council of Teacher Education. ठीक है। सो यहाँ पे तो ये हो गया। नाउ सेकेंड, ये गलत हो गया। ठीक है, स्टेट और नेशनल को फ्लिप कर रखे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, एज पर द आरटीई एक्ट फॉर टीचिंग प्राइमरी क्लासेस अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गाइडलाइंस। सो दिस इज करेक्ट। अब देखो पहले में स्टेट लिखा था, सेकेंड में नेशनल लिखा है, तो मतलब यहाँ कुछ तो दोनों में कोई एक चीज़ ही सही होगी। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। टीचर एलिजिबिलिटी NCTE गाइडलाइंस के हिसाब से ही होता है, राइट? Now let us read the third. In India, more than 90% of teacher education institutions are directly under the state government. This is incorrect. 90% of the education institution are private education institution in India. कि देखो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। More than 90% is a huge number. आप अगर ऑब्जर्व करोगे, सिंपल सी बात है, ज़्यादातर आपको अपने आसपास प्राइवेट स्कूल्स दिखते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स दिखते हैं, प्राइवेट स्कूल्स। सो 90% स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आना तो बहुत मुश्किल है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगी। तो अब आप देखो आपके ऑप्शंस कैसे हैं। थर्ड जिसमें भी आ रहा है वो गलत है। अब 1 and 2 और 2 ओनली। अब देखो दोनों सही होना थोड़ा इसलिए मुश्किल है क्योंकि एक में स्टेट की बात हो रही है, एक में नेशनल। तो या तो दोनों स्टेट है, दोनों नेशनल होना चाहिए था। तो ये आपकी हेल्प ही कर रहा है यूपीएससी आपको आंसर डिकोड करने में। तो इन दोनों में से कोई एक सही है, तो 1 और 2 एक साथ तो सही हो नहीं सकते, 1 और 2 एक साथ सही हो नहीं सकते, तो आंसर विल बी 2 ओनली। ठीक है। लेट अस रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड इन दिस ईयर। ओके, राइट टू प्रिवेसी फिर आ गया। अभी ऊपर हमने देखा था राइट टू प्रिवेसी थोड़ी देर पहले, आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। इज प्रोटेक्टेड एंड as an intrinsic part of right to life and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? Very easy question. Article 14 right to equality से डील कर रहा है, तो ये तो है ही नहीं, आगे क्या पढ़ूँ मैं। Article 17 abolition of untouchability से डील कर रहा है, बिल्कुल रिलेटेड नहीं है इससे। गलत हो गया। मेरे को आगे का पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे अगर आर्टिकल्स पता है मेरा सीधा सीधा पता लग रहा है मुझे आंसर। Article 21, yes, that is correct, right to privacy. And the freedoms granted under Part 3, which is fundamental rights. This is correct. Option 4 भी देख लेते हैं, D option. Article 24 and the provisions of the 44th Amendment to Constitution of India. गलत। ठीक है। 2017 में total 7 questions have been asked from this topic. Let us read the first question.
consider the following statements. With reference to Constitution of India, the directive principle of state policy constitute limitations upon legislative function, executive function. Both incorrect. DPSP किसी पे लिमिटेशन इम्पोज नहीं करता है, वो सिर्फ एक आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट है, वो सिर्फ इन्फ्लुएंस कर रहा है डिसीजन मेकिंग, कुछ भी इम्पोज नहीं कर रहा है. ऑल राइट, सो आंसर इज नाइदर वन नॉर टू. अगेन, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. अब देखो ये बार बार ये एक बार फिर रिपीट होगा राइट टू वोट, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर एक बार आपको पता लग गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो ये गलत नहीं होना चाहिए. ठीक है, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट्स नॉट अ नेचुरल राइट, इट्स नॉट अ लीगल राइट, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन इंडिया. ठीक है, ये बाय कॉन्स्टिट्यूशन हमें ग्रांटेड है. नाउ the mind of makers of the Constitution of India is reflected in which of the following? The preamble, fundamental rights, DPSP, fundamental duties. ये क्वेश्चन हम preamble में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट ऑप्शन में क्योंकि ये मेंशन थे तो मैंने इसको यहाँ भी ले लिया. आंसर इज preamble. माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो सबसे इनिशियल प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज preamble. Okay. Next question. In context of India, which one of the following is correct relationship between rights and duties? So, rights are correlative with duties. Yes, अगर आपको rights मिल रहे हैं तो आपके पास कुछ duties भी हैं इस कंट्री में. सारी प्रिविलेजेस ही नहीं है हमारे पास, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, तो दे आर कोरिलेटेड. फ्री राइट्स हमें एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं ग्रांट कर रही है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है, हमें कुछ अपनी टुवर्ड्स नेशन एंड टुवर्ड्स पीपल ऑफ आर नेशन वी हैव सम ड्यूटी एज वेल. सो राइट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज. सो आंसर इज ऑप्शन ए. आगे पढ़ के देखो, बाकी तीन ऑप्शन एक्सट्रीम है तो वो तो सही नहीं हो सकते. लेट अस सी. राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज. सो रैडिकल, दिस इज इनकरेक्ट. Rights, not duties, are important for the advancement of personality of citizen. अरे why? Duties क्यों important नहीं है? गलत है ये. Next, duties not right are important for stability of state. अब बताओ क्यों नहीं भाई, ये भी गलत है. Rights क्यों important नहीं है? So ये तीनों बहुत extreme है. Answer is option A. Now let us read the next one. Which one of the following statements is are true of the fundamental right duties of an Indian citizen? Number one, a legislative process has to be provided to enforce these duties. Incorrect. कोई legislative force नहीं है. Fundamental duties constitution में 11 लिखी हुई हैं, वो बस हमारे पास duties हैं. ठीक है, वो हमारी duties हैं, कोई legislative process नहीं है. This is incorrect. They are co-relative to legal duties. देखो, लीगल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कोई रिलेशन नहीं है. लीगल ड्यूटी वो है जो बाय लॉ लिखी हुई है. Fundamental duties are fundamental important duties mentioned in the constitution with no legal effect. कोई legislative process नहीं है. So these are not related. The answer is neither one nor two. ठीक है. Next question of this year. Which principle among the following was added to DPSP by 42nd amendment to the Constitution of India? अब देखो, DPSP में कुछ amendments हुई थी. ठीक है, मतलब कुछ amendments से हमारी DPSP ऐड हुई थी, 3 DPSP, और कुछ DPSP मॉडिफाई हुई थी. तो वो हमें बाय हार्ट होना चाहिए कि किस अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कौन सी DPSP ऐड हो रही है और किस अमेंडमेंट से कौन सी DPSP मॉडिफाई हो रही है. ये लक्ष्मीकांत बुक में आपका क्लियरली मैंशन है. सो यू शुड नो ऑल दैट बाय हार्ट. सो आंसर इज ऑप्शन बी. पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज वॉज एडेड बाय द 42nd amendment to the Constitution of India in our DPSP Part 4. All right. Now the last question which was asked in this particular year, it says, which of the following are envisaged by the right against exploitation in Constitution of India? Okay, so prohibition of traffic in human beings and forced labor, yes. Abolition of untouchability, no. ये आर्टिकल 17 में आता है. राइट टू एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है. एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये बताओ मुझे कौन सा आर्टिकल है. ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है. आर्टिकल 29. नाउ prohibition of employment of children in factories and mines, this is again under article 23, protection right against exploitation, article 23 and 24. ठीक है, so answer is 1 and 4 option. abolition of untouchability is article 17, ये भी बहुत बार बार आ रहा है, आप देखोगे ऑब्जर्वेशन क्वेश्चंस में. and protection of interest of minorities, article 29 of the constitution.
In 2016, no question was asked from this particular theme, okay? And in 2015, 3 questions have been asked. So the first question says, the idea of welfare state in India, Indian constitution, is enshrined in its TPSP. रिपीटेड टॉपिक, अभी ऊपर हमने देखा था आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट. सी, अगर आप ऐसे थीम वाइज एक साथ पढ़ लोगे ना एक पर्टिकुलर टॉपिक के PYQs, तो कितना ईजी हो जाता है रिपीटेशन चेक करना. मतलब एक साथ हमें दिख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर थीम से ये क्वेश्चन आए हैं, और वेलफेयर स्टेट 2 बार रिपीट हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ 2 बार रिपीट हो गया, आर्टिकल 50 2 बार रिपीट हो गया, आर्टिकल 21 3 बार रिपीट हो गया. तो ये चीज़ें जब हम एक साथ एक थीम के PYQs डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन बहुत ईजी बन जाती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर ईयर फ्रॉम दिस थीम, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन दी फंडामेंटल ड्यूटीज़. अब देखो आपको ना इसलिए बाय हार्ट पता होनी चाहिए, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है बस, तो यू हैव टू रीड देम वेरी लाइक विद वेरी मच कंसंट्रेशन, ताकि वो आपके दिमाग में रिटेन रहे. तो जैसे ये स्टेटमेंट देखे आप इमीडिएटली कैच कर लिए तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, क्योंकि राइट्स में कहीं ऐसा मेंशन नहीं आ रहा है, DPSP में नहीं है, प्रियम्बल में नहीं है. बट आप टेम्प्ट हो जाओगे कि हाँ शायद था, क्या था, क्योंकि ऐसी टर्म्स हमें बार बार देखने को मिल रही है, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, प्रियम्बल में भी तो कुछ कुछ लिखा है इससे रिलेटेड. तो इसलिए अच्छे से पता होना चाहिए कि वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटी है ये. ठीक है. देन द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ईयर फ्रॉम दिस थीम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग DPSP. Number 1, the principles spell out the socio-economic democracy in the country. Correct. Fundamental rights, political democracy. DPSP, socio-economic democracy. ये fundamentals clear होने चाहिए. ठीक है. The provision contained in these principles are not enforceable by any court. Correct. ये same statement repeat हुई है, आपने देखा है पहले, right? So answer is both 1 and 2. And you have just seen with me that there have been so many repetitions from this particular theme, which you can't ignore by any chance. And कितने easy questions आए हैं इससे, और इससे कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं. तो ये थीम फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड DPSP ये आपके लिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है. अब इसमें भी इन पर्टिकुलर थीम में भी क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कितने बार वो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, ये अभी हमने देख लिया. तो इसलिए उन पे ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है उनको. ऑल राइट. With this, we are done with part 5 of the video. I'll come with part 6 very soon. Thank you so much. Do write down in the comment section if you have any suggestions regarding the videos. Thank you so much.